बढ़ते कदम, विकास के पथ पर अग्रसर भारत के संस्थान, परिषद, योजनाओं और शख्सियतों से आपका परिचय कराते इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है समाज सेवी कमलेंद्र प्रताप सिंह से ख्याति भारती की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम बढ़ते कदम में। श्रोताओं, समाज को नए तरीके से समझने का नजरिया, आर्थिक और सामाजिक तौर पर आखिरी कतार में खड़े लोगों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाकर उनके लिए कुछ करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जिन्होंने जो कुछ हासिल किया उसे दूसरों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाते हैं, और ये जज्बा काफी है बहुत कुछ बदलने के लिए। जज्बे और हौसले से भरपूर ऐसी ही एक मिसाल है कमलेंद्र प्रताप सिंह, जो स्लम एरियाज के बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ज्यादा कुछ न बताते हुए सीधे कमलेंद्र से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो कमलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कमलेंद्र, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ आप उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं जो घर पर हैं, पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, न समय है, माँ बाप बहुत सपोर्टिव नहीं हैं उनको पढ़ाने के लिए। आप उन बच्चों को अपना समय निकाल कर पढ़ाते हैं। ये विचार कैसे आया आपके मन में कि आपको उन स्लम एरियाज के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए? हम लोग जब कॉलेज में आए तो हम सारे फ्रेंड्स ने आपस में सोचा कि कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसमें हमने फिर ढूंढा कि हमारा समाज कहाँ पर पीछे है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझ में आई वो थी एजुकेशन। एजुकेशन की कमी जो है सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर जहाँ पर जो लोग स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कमी के चलते जी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि हमें एजुकेशन के फील्ड में कुछ काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमने उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे कॉलेज के आसपास एक स्लम ढूंढा जहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो किसी भी कमी के चलते उनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते थे या किसी भी फाइनेंशियल कमी के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे थे, वो बेसिक एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे। तो हमने वहाँ पर जाके उनके पेरेंट्स से बात की, उनको शाम को रोज़ 1 से 2 घंटे पढ़ाने के लिए वहाँ पर उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया। कमलेंद्र, आजकल हम बच्चों को देखते हैं और आपकी आयु वर्ग के युवाओं को भी देखते हैं। उनका कहना होता है कि समय की बहुत कमी है, हमारे पास खुद पढ़ने का समय नहीं है। तो इस स्थिति में, जबकि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने कैसे समय निकाला दूसरे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए? हमारी एक टीम थी, हमारा ग्रुप था, तो उसमें हमने बांट लिया कि हफ्ते में 2 से 3 लोग 2 दिन या 1 दिन हफ्ते में जा सकते हैं। जितना लोग अपने सुविधानुसार समय दे सकते हैं वो दें, उसके बाद अगर कुछ ज़रूरत होती है तो अलग से वो हम करते हैं। बट हमने जितना सुविधा रहे, जो पढ़ाने जा रहा है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम टाइम वो दे सकते हैं वो दें। तो हम लोगों ने बांट लिया आपस में कि इतने दिन हमको जाना है, इतने दिन किसी और को जाना है। तो उससे हम लोगों का स्टडी और वो काम दोनों में सामंजस्य बना रहा। आपने कहा कि आपने एक टीम बनाई, तो क्या काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? जी, अब आज की डेट में लगभग 800 से 900 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने 10 से 12 लोगों के साथ की थी, बट धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज हमारी टीम की स्ट्रेंथ 800 से 900 लोगों की है। और जब भी आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए एक जज्बा, एक विचार का होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना या पैसे से भी मदद करनी होती है। उसके लिए पैसे की व्यवस्था आप किस तरह से करते थे? हमने शुरुआत में अपने जो हमारे टीचर्स थे हमने उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। फिर हमने अपनी काम को लोगों के बीच ले जाने के लिए सोशल मीडिया की हेल्प ली। सोशल मीडिया के थ्रू हमने अपने जो हम काम कर रहे थे उसको हमने फेसबुक और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी डाला। तो पब्लिक से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अदर कॉलेज के स्टूडेंट से भी अप्रोच किया, उन्होंने अपने फैकल्टीज से अप्रोच किया, तो हर जगह से हमें इस काम के लिए बढ़िया रिस्पांस मिला। तो हम और अच्छा कर पाए उनकी सपोर्ट से। आपने कहा कि एक चेन आपने बनाई कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनके जो दोस्त थे, उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स, और इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया। आपने शुरुआत की पढ़ाने से, लेकिन जिस एरिया के बच्चों को आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं
वहाँ पे उनके माता पिता का रवैया कैसा था या उनकी सोच कैसी थी, और उस सोच को बदलने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? जैसे जैसे हम अलग अलग जगह गए तो अलग अलग माता पिता का अलग अलग सोच था इस चीज़ को लेकर। कुछ का सोच था कि हमको नहीं पढ़ाना है, मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट था कि हमको नहीं पढ़ाना है, पढ़ाएंगे, घर में रहेगा, काम में हाथ बटाएगा, 4 पैसे लेकर आएगा, पढ़ लिख जाएगा तो क्या करेगा। वहाँ पर उनको समझाने में कि पढ़ाई की ज़रूरत क्या है, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है आज के टाइम में, थोड़ा काफ़ी समय लगा। हम लोग जाते थे रोज़, कुछ बच्चे के पेरेंट्स जो मान गए ईजिली, वो अपने बच्चे भेजते थे, फिर वो उनको देखा, जब उन्होंने अच्छा किया तो फिर वो लोग धीरे धीरे मानते गए। कुछ जगह ऐसी दिक्कत आई कि वो अपने जो लड़के होते थे उनको भेज देते थे, बट लड़कियों को भेजने में वो घबराते थे या कुछ भी वजह से वो नहीं भेजते, तो फिर उनको उसके लिए भी कन्विंस किया हमने धीरे धीरे। तो क्या आपके इस ग्रुप में लड़कियां भी शामिल हैं? हाँ, मतलब दोनों हैं? कॉलेज के स्टूडेंट्स, बॉयज़ गर्ल्स दोनों इस आपके अभियान में आपके साथ हैं। आपने कहा कि आप पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए भी एक जगह चाहिए होती है, तो वो एरिया आप कैसे चूज़ करते हैं कि हम कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को? हमारी कोशिश ये रहती है कि जहाँ वो लोग रह रहे हैं उसके आसपास या वहीं पर कोई जगह मिल जाए थोड़ी सी, जहाँ पर हम एक मैट रहती है वहाँ पर बच्चों को बिठाते हैं उसी मैट पर, और अगर टीम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो 3-4 बच्चों के साथ एक मेंबर हमारा बैठ के पढ़ाता है। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है बेसिक नेसेसिटीज़, वाइट बोर्ड, स्टेशनरी वगैरह, तो वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके लिए फंडिंग वही जो आपने कहा कि लोगों का डोनेशन या आपका जो सेल्फ डोनेशन है वही काम आता है? जी। आपने कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराना या उनके लिए फीस अरेंज करना या स्टेशनरी अरेंज करना, बुक्स अरेंज करना, ये सब कैसे करते हैं आप? सबसे पहले तो हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन या उनका जो रिटन टेस्ट होता है उसके लिए तैयारी कराते हैं। फिर स्कूल्स में एडमिशन कराने के बाद जो फ़ीस वगैरह का पेमेंट होता है वो हमारे जो डोनेशंस आते हैं उसके थ्रू करते हैं, या कुछ हमारे डोनर्स ऐसे हैं जो हर डोनर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मतलब काइंड ऑफ स्पॉन्सर करता है उस बच्चे को, उसकी पूरी फ़ीस वगैरह वो पे करते हैं और उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड वगैरह और फीस रिसिप्ट वगैरह हम पूरा उनको देते हैं। तो कुछ बच्चों को ऐसे करते हैं, बाकी जो बच्चे हैं जिनको नहीं फ़ीस का वो स्पॉन्सरशिप नहीं हो पा रही, उनको हम अपने जो डोनेशन आता है उससे करते हैं। स्टेशनरीज़ वगैरह जो हैं वो हमें मोस्टली डोनेशंस में मिल जाती हैं। कोई भी डोनर जो मनी नहीं देता वो हमें स्टेशनरीज वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो वो हम उसको सर्कुलेट कर देते हैं अपनी टीम्स के बीच में। कमलेंद्र, आप खुद एक स्टूडेंट हैं और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप उस इंस्टीट्यूट को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आपकी कमान कौन संभालता है? जैसे हम कॉलेज से चले जाएंगे कहीं बाहर तो हमारे जो जूनियर्स हैं, हम जैसे ही नए लोग आते हैं हमारे कॉलेज में हम उनको ऐड करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, उनको अपने काम के बारे में बताते हैं। जो लोग उस काम में हमारा साथ देना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम चले जाएंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, फिर वो अपने जूनियर्स को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से एक चेन बन गई है, तो वो ही चलता है। और जो लोग चले जाते हैं क्या उनका नाता छूट जाता है इस सब से? नहीं, जो लोग चले जाते हैं अगर वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, अगर उनको कुछ ऐसी जगह मिलती है जहाँ वो वहाँ पर नया फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और अगर कुछ ऐसा वो नहीं कर पाते, वॉलंटियर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और भी तरीके अपने कलीग्स से अप्रोच करते हैं जिससे हमें बच्चों की देखभाल के लिए और डोनेशंस मिल सके। कमलेंद्र, शुरुआत आपने की बच्चों को पढ़ाने से, लेकिन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने और भी बहुत से कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है शी फॉर शी। ये क्या है? शी फॉर शी एक हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम फीमेल्स को अवेयर कराते हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उनके हाइजीन के बारे में। ये हमारे एक फीमेल मेंबर का ही इनिशिएटिव था। एक्चुअली आज के टाइम में लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते, बट जहाँ पर हम पढ़ाने जाते हैं वहाँ पर लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में कि हम सैनिटरी पैड्स कैसे यूज़ करने चाहिए, कैसे उनका डिस्पोजल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में हमने उनको अवेयर कराया और उनको सैनिटरी पैड्स हमने कलेक्ट करके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी किए। और किस तरह से कलेक्शन करते हैं आप ये? हमारे जो कॉलेजेस से मेंबर्स हैं वो अपने जो गर्ल्स मेंबर्स हैं वो गर्ल्स हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में कलेक्शन करती हैं, और हम ऑनलाइन डोनेशंस, जैसे हमारा एक इनिशिएटिव जब हम शुरू किया था हमने एक इनिशिएटिव किया था डोनेट फॉर 1 पैड।
तो उसके थ्रू हमें डोनेशंस मिले, तो जो इस कैंपेन के लिए पैसा आया वो हमने इसको सेपरेट रखा और उसको इसी में यूज़ करते हैं। तो मतलब आप शिक्षा के साथ साथ बच्चियों की शारीरिक स्वच्छता, इसके लिए भी आप कार्य कर रहे हैं। एक फेस्टिवल भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो है उमंग फेस्टिवल। उमंग हमारा एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। इसमें हम बच्चों को खेल का महत्व, उनकी लाइफ में मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए जो ज़रूरी होता है खेलना, उसके बारे में बताते हैं। और जितने भी हमारे अलग अलग जगह कैंप्स चल रहे हैं, उन सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके अलग अलग खेल खिलाते हैं, जिससे बच्चे आपस में बात करते हैं और बच्चों में आपस में एक दोस्ती का भाव उत्पन्न होता है और उनके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप और टीम वर्क बढ़ता है, जो उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी। अगर हम कहें तो आप बच्चों की जितनी भी क्षेत्र हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, आप उन सभी विषयों को लेकर जागरूक हैं और उन बच्चों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलेंद्र, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि यदि आपसे कहा जाए कि हम इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का एक गीत बजाना चाहते हैं, तो वो गीत आप कौन सा बताएंगे? इकबाल फिल्म का एक गीत है आशाएं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, तो हम भी सुनते हैं आपके साथ ये गीत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की,
कमलेंद्र, गीत से पहले हम उन कार्यक्रमों की बात कर रहे थे जो आप अपनी संस्था के अंतर्गत चला रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक है आरोग्य वाटिका। आरोग्य वाटिका में हम जो हमारे कैंप्स के बच्चे हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और उनकी फिजिकल हेल्थ चेकअप, बेसिक चेकअप्स जो होते हैं, उनका हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं और उनके ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि उन बच्चों के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई कुपोषित तो नहीं है वो। अगर कोई कमी होती है तो हम उनके पेरेंट्स को भी उसके बारे में बताते हैं और जो संभव मदद हो सकती है उनकी उस चीज़ को भरने में वो हम करते हैं। और डॉक्टर्स से भी कांटेक्ट करते हैं या डॉक्टर्स से भी उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं आप? हाँ, डॉक्टर से भी हम कांटेक्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा हमारा ऐसा होता है जिसको अंदर कोई कमी है तो हम उनको डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स भी देते हैं आप बच्चों को जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। हाँ, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारा, जो हमने शुरू किया था, जिसके 2 फेज़ थे। एक फ़ेज़ था हमारे कैंप्स पर ही चलता था, जिसमें हम बच्चों को डेली 10 से 15 मिनट कुछ अलग पढ़ाते थे, उनकी पढ़ाई से अलग पढ़ाते थे, जैसे जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें होती हैं। और उसके बाद उनका एक टेस्ट लेते थे। उनको जब सेंट्रल स्कूल्स वगैरह के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके लिए तैयारी कराते थे। दूसरा फेज़ था हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स, उसमें क्लास 1 टू क्लास 5 तक के बच्चों का हम एक टेस्ट कंडक्ट कराते थे उनके क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उस टेस्ट में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते थे हम उनके पेरेंट्स से मिलते थे, फिर उनके पेरेंट्स से हम पूछते थे अगर वो अपने बच्चे को और आगे ले जाना चाहते हैं तो हम उनके बच्चों को जो सेंट्रल स्कूल्स की तैयारी हम कराते थे उन बच्चों के लिए भी हम वो चीज़ करते थे। मतलब आप उन बच्चों को एनकरेज करते थे जो बच्चे पढ़ने में लायक हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और किसी भी तरह से किसी परेशानी में हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और फीस देने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपनी संस्था के ज़रिए उन बच्चों को एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। जी कमलेंद्र, आपसे जब बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया था कि कुछ लोग स्टेशनरी डोनेट करते हैं या आप कपड़े भी लोगों से कहते हैं कि आप हमें कपड़े डोनेट कीजिए ताकि आप उन स्लम्स में जाकर उन कपड़ों को बांट सकें या दवाइयाँ बांट सकें या किताबें बांट सकें। लेकिन बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं डोनेट करना या हेल्प करना, लेकिन वो अवेयर नहीं है, वो ये नहीं जानते कि कैसे। तो आप किस तरह से इस डोनेशन को कलेक्ट करते हैं? हम सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, हमारे नंबर्स हैं हमारे मेंबर्स के, जिसको भी डोनेशन करना होता है वो हमें कांटेक्ट करता है। फिर अगर वो विलिंग होते हैं हमारे नियर बाय कोई भी उनके जहाँ से भी उनको डोनेशन करना है वहाँ पे अगर कोई भी नियर बाय हमारा मेंबर है वहाँ तक अगर वो पहुँचा सकते हैं तो वो उसके पास पहुँचा देते हैं या फिर हमारा कोई भी मेंबर्स उनसे जाके कलेक्ट कर लेता है। और इसके लिए आपने कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी आपको लगता है कि वो बच्चों के काम आ सकता है किसी भी तरीके से, आप वो डोनेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपने ये सुविधा रखी हुई है कि यदि कन्वीनियंट है तो आपके सेंटर्स पर जाकर वो दे सकते हैं, अन्यथा आपके जो मेंबर्स हैं वो उनके घर जाकर भी उन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। जी, अगर डोनर ये चाहते हैं कि वो बच्चों से मिलें तो वो खुद आकर भी बच्चों को डोनेट कर सकते हैं। जब खुद से भी आकर वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो चीज़ें वो डोनेट कर रहे हैं। जी कमलेंद्र, आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है कैंप। लेकिन ये जो कैंप्स हैं आपका सिर्फ एक ही जगह लगता है या विभिन्न स्थानों पर आप ये कैंप्स लगाते हैं? नहीं, हम लोगों का कैंप अलग अलग जगह चलता है। जैसे गाज़ियाबाद में हम लोगों के 5 कैंप चलते हैं, नोएडा में 2 कैंप चलते हैं, ग्रेटर नोएडा में 1 कैंप चलता है, एक जगह बहराइच में 1 कैंप चलता है। ऐसे अलग अलग जगह हम लोगों के कैंप्स चलते हैं। और ये सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं? हाँ, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और आपने कहा था कि कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रोफेशनली बाहर चले गए हैं या जिनकी कहीं नौकरी लग गई है और वो इस शहर से दूर चले गए हैं, तो जिस भी शहर में वो हैं वहाँ भी वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के कैंप्स को वो बनाएं और इस तरह के कैंप्स को ऑर्गेनाइज करें। हाँ, जो लोग बाहर चले जाते हैं वो पूरा पहले तो कोशिश वो यही करते हैं कि वहाँ पर एक टीम बन जाए, या वो अकेले अगर शुरू कर सकते हैं तो अकेले शुरू करें। बट टीम से क्या होता है, टीम से हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि टीम अगर होती है हमारे पास तो हमारी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। हमने एक कैंप स्टार्ट किया था जमशेदपुर में, बट वहाँ पर हमारी टीम नहीं थी, केवल एक मेंबर ने वो कैंप स्टार्ट किया था। तो वो मेंबर
ऑफिस के थे, ऑफिस जाते थे, तो उनको दिक्कत होती थी, बट उन्होंने 8 महीने तक उसको कंटिन्यू किया। और आपके जो टारगेट ग्रुप है वो कौन होता है? अगर कोई ऑफिस बेयरर है तो वो अपने ऑफिस के लोगों को मिला के अपनी टीम बनाता है, या वहाँ भी आप कोशिश करते हैं कि वहाँ के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रोच किया जाए और उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए? हमारा जो टारगेट ग्रुप रहता है वो कॉलेज स्टूडेंट्स ही रहते हैं, क्योंकि हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हमको ईजी लगता है उनको अप्रोच करना। प्लस एक कॉलेज स्टूडेंट होने का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। प्रोफेशनली एंगेज्ड लोग उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते जितना कि एक स्टूडेंट दे सकता है। और आपके साथ अच्छी बात यह है कि जब आप उस कार्य को करने की स्थिति में नहीं रहते तो आप अपना वो कार्य दूसरे के कंधे पर डालकर चले जाते हैं। मतलब आप अपने जाने से पहले अपना सब्स्टिट्यूट तैयार करते हैं ताकि आपकी एब्सेंस में दूसरी टीम या दूसरे लोग उस कार्य को कर सकें। जी, एक लेगेसी कंटिन्यू रहती है। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे बाद हमारे जूनियर्स उस चीज़ को कैरी करते हैं, तो ये एक लेगेसी बनी रहती है। कमलेंद्र, आपने कहा था कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो भी आपके साथ बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं इन सभी कार्यक्रमों में, लेकिन गर्ल्स की जो फैमिली मेंबर्स हैं, गर्ल्स का जो परिवार है, वो उन्हें सपोर्ट करता है इस तरह के कार्य करने में? हाँ, जो गर्ल्स मेंबर्स हमारे साथ काम करती हैं उन गर्ल्स मेंबर्स के पेरेंट्स उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे कुछ गर्ल्स मेंबर्स के पेरेंट्स जब वो उनको विज़िट करने आते हैं तो वो हमारे बच्चों से भी मिलते हैं। जी, और उनका भी फुली सपोर्ट रहता है? जी। कई बार ये होता है कि बच्चों की लगन देखकर माँ बाप को भी लगता है कि हमारे बच्चे एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज की दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही पुण्य कार्य है, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अपने साथ साथ दूसरे बच्चों का भविष्य संवारने का भी कार्य कर रहे हैं। तो उनका भी मन होता है कि वो भी आपकी संस्था से कहीं ना कहीं जुड़े और किसी न किसी तरह से आपकी संस्था को मदद करें। तो कुछ ऐसे माता पिता भी आगे आकर आपकी मदद करते हैं? हाँ, ऐसे हमारे साथ काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं मेंबर, जिनके माता पिता अपनी खुशियाँ उन बच्चों के साथ बांटना पसंद करते हैं। उन बच्चों को स्टेशनरी से वगैरह और रिफ्रेशमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। जब कभी भी वो कैंप्स पर विजिट करते हैं, बच्चों से मिलने आते हैं, तो अपनी खुशी उन बच्चों के साथ बांटते हैं। और आपने कहा था कि कुछ फेस्टिवल्स भी हैं जो आप उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ताकि आप उन फेस्टिवल्स का जो महत्व है उन बच्चों के साथ मनाकर उसको समझा पाएं कि ये फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं और किस तरह से खुशियों का आदान प्रदान करते हैं आप आपस में। जब हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो हमने ये महसूस किया कि वहाँ के बच्चों को हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं या और भी फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में उनको पता नहीं है। तो उनको इस चीज़ के बारे में बताने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका हमें समझ में आया वो ये था कि वो फेस्टिवल्स हम उनके साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती हो गई, जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं हम वो अलग अलग कैंप्स पर या सारे कैंप्स को इकट्ठा कर सेलिब्रेट करते हैं और उनको उस फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस बताते हैं, उस फेस्टिवल को मनाने के पीछे रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको अवेयर कराते हैं। लेकिन कमलेंद्र, कभी कोई दिक्कत आपको महसूस हुई हो इन पूरे कार्यक्रमों के दौरान? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत तो महसूस नहीं होती। जब कभी भी कुछ लगता है तो बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है हमारे काम को करने के बाद, तो उस मुस्कुराहट के नीचे सब कुछ दब जाता है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि आपके सारे कष्ट, आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है जब आप अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं। आप इसी तरह उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहें और ईश्वर करे आपकी भी मुस्कान इसी तरह कायम रहे। इसी शुभकामना के साथ आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो वाकई आपको बहुत दुआएं देंगे। आप हमारे यहाँ आए और आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी कमलेंद्र प्रताप सिंह से ख्याति भारती की बातचीत। कार्यक्रम था बढ़ते कदम। प्रस्तुति सहयोग मीनाक्षी कुशवाहा, संपादन एवं प्रस्तुति ख्याति भारती। श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम सुन सकते हैं हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को शाम 5:30 पर। तो सुनना न भूलिएगा हमारा कार्यक्रम बढ़ते कदम।